अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। रूसो यूक्रेन वॉर को शुरू हुए तकरीबन 1 साल और 7 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक ना रशिया और ना ही यूक्रेन इस सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कि वो वॉर को जीत रहे हैं, बल्कि एक स्टेलमेट सी की पोजीशन है। डेली बेसिस पे अगर आप इसकी कवरेज देखते हैं तो आपको किसी दिन लगेगा कि रशिया ने कोई मतलब विक्ट्री हासिल कर ली, किसी दिन आपको लगेगा यूक्रेन ने कोई विक्ट्री हासिल कर ली। लेकिन ऑन द होल आपके लिए ये एस्टिमेट करना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी जो है वो इस वक्त विनिंग पोजीशन पे है। जिस तरह फॉर इंस्टेंस ये अल जजीरा ने ये रिपोर्ट किया है, और अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा कि एक इसी हफ्ते यूक्रेन ने रशिया के जो ब्लैक सी फ्लीट है उसके ऊपर अटैक किया और दर्जनों ऑफिसर्स वहाँ पे मारे गए। और जो क्रीमिया में ये इसका जो ब्लैक सी का फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर उन्होंने हमला किया। इससे पहले अगर आपने फॉलो किया हो तो रशिया जो है वो भी मिसाइल्स और ड्रोन्स और बॉम्बिंग करके यूक्रेनियंस को बहुत नुकसान और डैमेज पहुंचा चुका है। और ये आए दिन आपको इस तरह की डिफरेंट खबरें मिलती जाती हैं, तो और समझना मुश्किल होता है कि आया ये जो ये इतना बड़ा फ्रंट इस वक्त खुला हुआ है, इसमें क्या यूक्रेन जो है वो जीतने की पोजीशन में है या फिर इस वक्त रशिया जीत रहा है। बहरहाल इससे पहले कि हम इसको और मज़ीद हम कवर करें, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि जून के महीने में इसी साल ज़ेलेंस्की ने ये वार्निंग दी थी, यूएस को ये वार्निंग दी थी या नेटो को ये वार्निंग दी थी कि अगर यूक्रेन इस जंग को हार गया तो फिर यूएस को दो चॉइसेस के बीच में वो फंस जाएगा, या तो वो नेटो को कोलैप्स होने दे या फिर वो खुद सामने आकर के उसको रशिया के साथ जंग करनी पड़ेगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ज़ेलेंस्की ने जून में ये वार्निंग दी थी कि अगर तुम सब लोग यूरोपियन यूनियन और नेटो सब मिलकर मुझे मेरी बैकिंग करो और मुझे जितवाओ इस जंग में, तो फिर तो तुम्हारा सिस्टम भी बच जाएगा। यानी कि यूएस डोमिनेटेड वेस्टर्न जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है और जिसमें नेटो और यूरोपियन यूनियन हिस्सेदार हैं, अमेरिका हिस्सेदार है, वो कायम रहेंगे। लेकिन अगर इन्होंने ज़ेलेंस्की का साथ ना दिया और यूक्रेन जो है वो हार जाता है इस वॉर को, तो रशिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि पूरा नेटो जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, और पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो टूट जाएगा, और लाइक यूएस भी जो है अपनी डोमिनेंस को इंटरनेशनल फ्रंट में लूज़ कर जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह की भी सिचुएशन आ सकती है। तो लेट्स सी, कुछ अल्टरनेट मीडिया से मैंने ये चीज़ें कलेक्ट की हैं जिसमें ऐसी न्यूज़ हैं यूएस के ये कर्नल हैं डगलस मैकग्रेगर, जिन्होंने ये बोला है कि 4 लाख यूक्रेनियन सोल्जर्स जो हैं वो इस वक्त तक मारे जा चुके हैं। इट्स अ ग्रेवयार्ड, उसने कहा। यूक्रेन हैज़ लॉस्ट 400,000 सोल्जर्स। वेस्टर्न मीडिया में तो ये इतने बड़े नंबर नहीं बताया जाता, लेकिन हकीकत में ये है कि अभी रिसेंटली ये बात सामने आई है कि 400,000 यानी 4 लाख यूक्रेनियन जो लोग हैं यानी सोल्जर्स हैं वो मारे जा चुके हैं। और इसके अलावा 50,000 जो है वो एम्प्यूटीज हैं, यानी उनके या तो बाजू या टांग या कोई ना कोई चीज़ कट चुकी है। और उसके अलावा वुंडेड कितने हैं वो तो उससे भी ज़्यादा होंगे। और उसके मुकाबले में जो रशियन साइड से जितने लोग मारे गए वो शायद 50,000 के इर्द गिर्द हैं। तो कहाँ 4 लाख और कहाँ 50,000, अगर आप इन फिगर्स को ही देखो तो उससे तो साफ यही लगता है कि जैसे कि रशिया जीत रहा है ये वॉर और यूक्रेन हार रहा है, बिकॉज इस नंबर से ये नंबर ही बता रहे हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो ये कर्नल ग्रेगर ने ये बातें कही हैं काफ़ी खुलकर, हालांकि ये यूएस का एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, मगर इसके ख्याल में एक बहुत ही आप एक जो है हारने वाली वॉर यूएस और जो है नेटो लड़ रहे हैं इस वक्त ग्राउंड में यूक्रेन के अंदर। और वो कह रहे हैं कि जो भी लाइक टैंक्स वगैरह और जो भी आर्टिलरी वहाँ पे यूज़ हो रही है वो बहुत ही लो ग्रेड की, बहुत ही पुरानी वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। यूएस और उसके साथियों ने जितनी भी वेपन्स यूक्रेन को दी हैं वो बहुत लो ग्रेड की वेपन्स हैं, और रशियन वेपन्स उनसे बहुत ज़्यादा आगे
की हैं, बहुत एडवांस्ड हैं, और इसलिए ये जो सोल्जर्स हैं ये बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो एक और जगह से देखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम ने ये रिपोर्ट कर दिया है। उसके बाद मैकग्रेगर के लाइक इंटरव्यू से आगे पीछे ही उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया कि 500,000 सोल्जर्स जो हैं वो वुंडेड हैं और किल्ड भी हैं, यानी कि वही बात के 4 से 5 लाख के बीच में यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे गए हैं और बाकी जो है वो वुंडेड हैं। सो ये चीज़ जो है जब सामने आती है तो फिर ज़ाहिर है, अगर 5 लाख लोग, यूक्रेन कितना छोटा सा मुल्क है, आप यहाँ पे देख लो। ये यूक्रेन इतना छोटा सा मुल्क है और इसके 5 लाख लोग मर गए और बाकी बहुत बेशुमार मिलियंस में जो है माइग्रेट करके इधर उधर चले गए। और रशिया जो है वो इतना बड़ा होने के बावजूद उसके सिर्फ 50,000 जो है लोग मारे गए। तो यही फिगर्स ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि रशिया इस वक्त अपर हैंड पर है वॉर के अंदर। तो लेट्स सी अनदर न्यूज़। यूक्रेन कंप्लेन्स टू WTO अबाउट हंगरी, पोलैंड एंड स्लोवाकिया बैनिंग इट्स फूड प्रोडक्शन। यानी कुछ दिन पहले ये हुआ कि रशिया ने तो यानी इस ब्लैक सी जो पोर्ट है वहाँ से यूक्रेन को अपनी जो ग्रेन है, क्योंकि यूक्रेन एक मेजर ग्रेन प्रोड्यूसर है दुनिया का, तो उसको उसने अपनी ग्रेन ब्लैक सी से निकाल कर बेचने नहीं दी। तो लिहाजा यूक्रेन को मजबूरन जो है अपनी ग्रेन पोलैंड और ये जो स्लोवाकिया और ये जिसके करीब हंगरी हैं, ये इन ममालिक को में इसको डंप करनी पड़ी और इनको ज़बरदस्ती बेचनी पड़ी। और क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है ये बहुत ज़ोर शोर से यूक्रेन का साथ दे रहा था, तो इसने फौरी तौर पर इसकी यूक्रेन लेनी शुरू कर दी, कबूल कर ली और उन्होंने बोला कि चलो हम इससे सस्ते में लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। लेकिन हुआ ये कि इन मुल्कों के जो अपने फार्मर्स थे उन्होंने हड़तालें शुरू कर दी, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए कि हमारी जो है जो ग्रेन्स हैं वो इस वक्त क्योंकि महंगी हैं और यूक्रेन से सस्ती आ रही हैं, तो हमारी फसलें और हमारा जो प्रॉफिट है वो सब का सब तबाह हो रहा है। तो लिहाजा उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह शुरू कर दिए। और क्योंकि इन ममालिक में यानी पोलैंड में भी इलेक्शन आने वाले हैं कुछ ही हफ्तों में, स्लोवाकिया में भी आने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी पब्लिक से जो है वो परेशान होकर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम यूक्रेन से अब ये नहीं लेंगे, ग्रेन नहीं लेंगे। तो उसकी वजह से यूक्रेन ने गुस्से में आकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको वहाँ पे कंप्लेंट डाल दी है और अपना मुकदमा डाल दिया है कि हमारी ग्रेन ये लोग नहीं ले रहे और हमारी ग्रेन तबाह हो रही है। एक तरफ से हमें रशिया मार रहा है और दूसरी तरफ से जो रास्ता है यूरोप के थ्रू, वहाँ पर भी हमारी ग्रेन को रोका जा रहा है। सो ये एक आप समझ लो कि एक दरार आ गई है यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के बीच में। और ज़ाहिर है इस सारी बैकिंग और सारी बल्कि शय ही यूरोपियन यूनियन ने दी थी। ज़ेलेंस्की को इन्होंने इलेक्ट करवाया, ज़ेलेंस्की को का साथ दिया, ज़ेलेंस्की को इस बात पे पुश किया कि तुम रशिया के साथ जो है वो वॉर के लिए तैयार हो जाओ, नेटो में मेंबरशिप अप्लाई करो, ईयू में मेंबरशिप अप्लाई करो। और उन्हीं की शय पर उसने ये सारी हरकतें की और अपने मुल्क को ये जो है जंग के अंदर धकेला। और अब यही ममालिक जो है वो इससे तंग पड़ रहे हैं और जो है वो एक इस वॉर के लिए भी, यानी आप समझ लो कि इकताहट शुरू हो गई यूरोप के अंदर। और दूसरे मामलात, ग्रेन के मामलात या अपने इकोनॉमिक मामलात या अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी ये लोग मजबूर हो गए कि ये यूक्रेन का खुल के साथ नहीं दे पा रहे। एक और न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये वॉर शुरू हुई थी तो जर्मनी ने भी रशिया से ऑयल और गैस जो है वो लेनी छोड़ दी थी। और कुछ दिन पहले तो रशिया ने इसी हफ्ते बल्कि ऐलान भी किया कि हाँ, वो रशिया किसी भी मुल्क को अब गैस नहीं बेचेगा। उससे ये हुआ कि रशिया ने जब कह दिया कि मैं किसी भी मुल्क को गैस नहीं बेचूंगा, तो बहुत सारी गैस जो कि इधर उधर ममालिक से में जा रही थी, स्पेशली इंडिया जा रही थी, वो वहाँ से शिपों में लोड होकर वापस यूरोप में जा रही थी और उनकी ज़रूरत किसी न किसी तरह से पूरी हो रही थी। मगर अब रशिया ने जब कहा कि मैं किसी को भी नहीं दे रहा, तो अब इनके पास कहीं से भी जब गैस आना बंद हो गई, तो अब यानी इसी चंद दिनों में जर्मनी ने ये ऐलान किया है कि हमने रशिया से गैस खरीदना शुरू कर दिया। और ये देखें, जर्मन कंपनी रिज्यूम्स ट्रेडिंग LNG गैस विद रशिया।
ये बिल्कुल बिल्कुल आज और कल की आप समझ लो कि ये न्यूज़ आई है, और ये इसी खबर के बाद आई है कि रशिया ने जो है अपना बैन लगा दिया था अपनी गैस के ऊपर। तो अब देख लें कि अगर रशिया से जर्मनी गैस खरीद रहा है, तो अब जर्मनी तो यूक्रेन के अलाय नहीं अब रहा। जर्मनी ने तो रशिया के साथ अपने मामला ठीक कर लिए हैं। दैट मीन्स के अब आप सोच लो कि ये पूरा जो यूरोपियन यूनियन है, जो कि यूक्रेन के बैक पे खड़ा हुआ था, ये सब का सब इसमें टूट-फूट का पॉलिटिकली तो टूट-फूट का शिकार हो गया, इकोनॉमिकली टूट-फूट का शिकार हो गया। अब एज़ यूरोपियन यूनियन ये कितने अरसे मज़ीद कायम रह सकेगा, ये वक़्त हमें बताएगा। एक और खबर मैं आपको बताती हूँ कि यूएस का जो क्रूड की इन्वेंटरीज हैं वो कम होती जा रही, डिप्लीट होती जा रही हैं। यूएस के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, इवन ये भी खबरों में आ रहा है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में से भी यूएस ने ऑयल अपना यूज़ कर लिया, बिकॉज उनकी अपनी इकोनॉमी इतनी ख़राब हो रही थी और उन्हें इर्द गिर्द से ऑयल जो है वो नहीं मिल रहा था सस्ते दामों में, तो उन्होंने अपना ही ऑयल यूज़ करना शुरू कर दिया इस होप में कि जल्द ही शायद वो यूक्रेन की वॉर जीत जाएंगे और सारे काया पलट जाएगी और वो किसी ना किसी तरह से अपने आप को बैलेंस आउट कर लेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा यूक्रेन में नहीं जीत पाते, तो उनकी जो अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो भी अब डिप्लीट हो रही हैं और वो खतरनाक सिचुएशन में जा रहे हैं। ये मैं आपको एक और जगह से शेयर करती हूँ कि एक तो 5 लाख जो फौजी हैं वो हलाक हो चुके हैं, और यानी 4 लाख तकरीबन हलाक हो चुके हैं और 50 से हज़ार से 1 लाख तक वुंडेड हैं। और उसके अलावा 3.8 मिलियन, इससे पहले खबरों में अक्सर ये आ रहा था कि 1.5 मिलियन जो लोग हैं यूक्रेनियंस, वो यूक्रेन से भाग पड़े हैं, रेफ्यूजी बनकर इर्द गिर्द के मुल्कों में चले गए। लेकिन अब ये बिल्कुल लेटेस्ट फिगर्स आ रहे हैं कि 3.8 मिलियन पीपल, आप समझ लें कि 30 लाख और 38 लाख समझ लें कि पीपल जो हैं वो यूक्रेन से हिजरत करने पे मजबूर हुए हैं, और उनमें से ज़्यादा जो है यानी कि आप समझ लें 20 लाख 22 लाख तकरीबन जो है वो पोलैंड के अंदर चले गए हैं, और 2 लाख स्लोवाकिया में, 3 साढ़े 3 लाख हंगरी में, 5 लाख जो है रोमानिया में, और मोल्डोवा में 3 लाख। ये इतने सारे लोग, और रशिया के अंदर भी 2 से ढाई लाख चले गए। तो अब आप सोच रहे हैं कि एक मुल्क कितना ज़्यादा अपरूट हो गया है। अब रशिया से तो कोई रेफ्यूजी निकल कर पनाह नहीं ले रहा किसी भी मुल्क में, लेकिन यूक्रेन की तबाही इतनी ज़्यादा आ गई है कि उसके तकरीबन 3.8 मिलियन लोग अब मुल्क से जा चुके हैं, और वो इधर यूरोप के अंदर ही। और आपको पता है कि पहले जब सीरिया से माइग्रेंट्स आए थे, जब अरब स्प्रिंग के माइग्रेंट्स आए थे, तब यूरोप की कितनी पतली हालत हो गई थी, और उन्होंने मतलब अपनी रास्ते रोक लिए थे और उन्होंने बोला कि हम मजीद माइग्रेंट्स को नहीं कबूल कर सकते। तो अब एक और ये जो वॉर खुद ही उन्होंने इग्नाइट करवाई एक और उसके सिलसिले में ये बेशुमार 30 लाख बल्कि 38 लाख जो हैं रेफ्यूजीज मजीद यूरोप के अंदर घुस रहे हैं। तो उससे आप सोचें कि इनकी इकोनॉमी और इनकी जो वेलफेयर स्टेट्स ये पहले बने हुए थे, इनके ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा होगा, कितनी मुश्किल में ये पड़ रहे होंगे। तो ये तो सारी सिचुएशंस जो हैं वो ऐसी नहीं है कि लग रहा हो कि यूक्रेन जो है वो वॉर की को जीत रहा है। और स्पेशली ये खबर कि जितने भी वेपन्स यूरोप की तरफ से यूक्रेन में आए या यूएस की तरफ से यूक्रेन में आए, वो सब ओल्ड वेपन्स हैं, वो ऐसे वेपन्स हैं जो कि नहीं फ़ायदा पहुंचा रहे बैटलफील्ड में। और इवन मैं आपको बताऊं कि ये जो कर्नल मैग्रेगर का मैं आपसे शेयर कर रही थी ये वीडियो, ये मैग्रेगर ने ये भी कहा है कि बहुत सारे जो यूक्रेन के प्लेटून कमांडर्स हैं जो कि बैटल फील्ड मतलब ये बॉर्डर के करीब हैं, रशियन बॉर्डर के करीब लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं, वो एक एक करके रशियन फोर्सेस के आगे यानी वो सरेंडर कर रहे हैं।
और वो प्लेटून्स के हिसाब से फौजी जो हैं सरेंडर हो रहे हैं, बिकॉज उनके इतने ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं, इतने ज़्यादा वुंडेड होते हैं, और ख़तरा होता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो मारे जाएंगे, 20 30 40 50 एक एक प्लेटून में, तो वो मजबूर होकर वो प्लेटून कमांडर्स जो हैं वो सरेंडर करें। तो आप सोचें कि क्या सिचुएशन चल रही है, और वेस्टर्न मीडिया जो है वो आपको डेली यही इस तरह की पोर्ट्रे कर रहा होता है कि जी यूक्रेन जीत रहा है, और यूएस इतने बिलियन डॉलर्स दे रहा है, पोलैंड इतनी वेपन्स पहुंचा रहा है, और ये यूके इतना कुछ दे रहा है। तो लेकिन वो सिर्फ एक मीडिया स्टंट होता है, और रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में हालात यूक्रेन के लिए बहुत ख़राब हैं, और यूक्रेन की जो अवाम है जो पिस रही है इस वक्त, जो मारी जा रही है, जिनकी बिल्डिंग्स, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनके घर तबाह हो रहे हैं, जिनकी नौकरियां, उनके लाइवलीहुड सब कुछ ख़त्म हो रहे हैं, और जो जिनमें से 3 लाख, बल्कि वही मैं कह रही हूँ 38 लाख जो हैं वो हिजरत पे मजबूर हो गए। तो आप सोच लें कि यूक्रेन का इस वक्त कितना बुरा हाल है। थैंक यू।